वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम के बारे में। हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। हमने रूट के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया था कि रूट्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, रूट के टाइप जिसमें टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में और उनके फंक्शन और ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम क्या है, क्या इसके फंक्शन है, क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, क्या इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशन किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेम मतलब कि अभी तक हमने डिस्कस किया था क्या, रूट सिस्टम। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रूट सिस्टम। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, सूट सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में मैंने क्या बताया था, स्टेम विथ लीफ एंड फ्लावर इज कॉल्ड अ सूट सिस्टम। स्टेम विथ लीफ फ्लावर इज कॉल्ड अ स्टेम जो है सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है। स्टेम एक्चुअल में होते क्या है, कितने डिफरेंट तरीके के स्टेम हो सकते हैं, स्टेम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है, जो ओरिजिन होता है, वो प्लिन्यूल से होता है। मैंने आपको जब रूट पढ़ाया था तब पे भी बताया था कि जो रेडिकल्स होते हैं, क्या होता है, जो रेडिकल होते हैं वो आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्लिन्यूल होते हैं वो आगे चल के सूट का फॉर्मेशन करते हैं या सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात हमने पहले से ही पढ़ रखी है या जान रखी है, तो पहला पॉइंट तो ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। दूसरा टर्म दिया है कि इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो एक्सोजीनस होती हैं। एक्सोजीनस का मतलब क्या कि जो इनका डेवलपमेंट होगा ये इनके बाहरी हिस्से से होगा, ना कि इनके इंटरनल पार्ट से। हमने रूट में देखा था कि रूट क्या होते हैं, वो एंडोजीनस होते हैं। रूट आर एंडोजीनस इन नेचर। एंडोजीनस का मतलब क्या कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। रूट का फॉर्मेशन कहाँ, जो लेटरल रूट्स होती हैं, मतलब कि हमारे पास जो प्राइमरी रूट्स बन रही है रेडिकल से, उसके बाद ये जब डिवाइड करके सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स का फॉर्मेशन करती है तो उनका फॉर्मेशन होता है एंडोजीनस फॉर्मेशन होता है, मतलब पेरिसाइकिल से उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो एक्सोजीनस होती हैं, मतलब वो पेरिफेरल जो रीजन्स होते हैं वहां से जो है कि ओरिजिनेट होते हैं, कह सकते हैं एपिडर्मिस वाले पार्ट से होती हैं। नेक्स्ट में जो चीजें दी है वो दी है कि यहाँ पे पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म होता है। पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या कि ये लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड और जो है निगेटिव का मतलब अपोजिट। तो पॉजिटिव ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो मतलब ये लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। वहीं पे ये निगेटिव टू जियोट्रोपिज्म होती हैं। निगेटिव टू जियोट्रोपिज्म का मतलब कि ये अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उसके जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं। वहीं पे रूट में हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ रूट हमने देखा था कि वो फोटोट्रोपिज्म के लिए निगेटिव होती हैं और जियोट्रोपिज्म के लिए पॉजिटिव होती हैं। ऐसी चीज हमने रूट में देखी थी। स्टेम इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रूट्स कहाँ ग्रो होता है, वो पॉजिटिव टू जियोट्रोपिज्म ग्रो होता है और निगेटिव टू फोटोट्रोपिज्म ग्रो होता है। वहीं पे जो स्टेम होता है, स्टेम जो है वो फोटोट्रोपिज्म के पॉजिटिव और जियोट्रोपिज्म के निगेटिव ग्रो करता है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट में क्या चीज दी है कि इसमें जो है नोड्स और इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जहाँ से लेटरल ब्रांचेस, जहाँ से लीफ, जहाँ से बड्स निकलती हैं, वो रीजन कहलाता है नोड्स। और उसके बाद में खोखला सा स्थान, मतलब खोखला नहीं कह सकते, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद फिर से नोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये नोड हो गया और ये बीच का जो खाली एरिया है इसे कहते हैं इंटरनोड। तो रूट के केस में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट है, वहीं पे सूट के केस में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात जो है कि हम एक काम करते हैं जिससे आपको कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी और आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो पाएंगी। हम लोग करते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ। यहाँ पे हमने लिखी है स्टेम के बारे में बातें और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट के बारे में बात। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट के बारे में। तो रूट में क्या है चीजें, ये जो है डेवलप होती हैं
कहाँ से, रेडिकल से। पहला पॉइंट क्या है कि ये रेडिकल से डेवलप होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक्सोजीनस ना होकर इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो एंडोजीनस होती हैं, एंडोजीनस होती है। तीसरा क्या है, ये पॉजिटिव टू फोटोट्रॉपिज्म होती है, जो हमारी स्टेम होती है। वहीं पे जो रूट होती है वो निगेटिव टू फोटोट्रॉपिज्म होती है, निगेटिव टू फोटोट्रॉपिज्म होती है। वहीं पे हमारा जो जियोट्रॉपिज्म है स्टेम उसके लिए निगेटिव होता है, जबकि रूट उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव टू जियोट्रॉपिज्म होता है। उसके बाद लास्ट में क्या है, इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़ हो गई स्टेम के बारे में और ये चीज़ हो गई रूट के बारे में। तो एक बार आप कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, कहाँ पे नोड्स इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, कौन एक्सोजीनस होता है, कौन एंडोजीनस होता है, किसका फॉर्मेशन प्रीन्यूल्स होता है, किसका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि रूट का ओरिजिन कौन से टाइप के सेल से होता है, सूट का ओरिजिन कौन से टाइप से सेल से होता है, कहाँ पे एक्सोजीनस ग्रोथ देखने को मिलती है, कहाँ पे एंडोजीनस ग्रोथ देखने को मिलती है, कौन फोटोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव होता है, कौन जो है जियोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव होता है, कौन फोटोट्रॉपिज्म के लिए निगेटिव होता है, कौन जियोट्रॉपिज्म के लिए निगेटिव होता है, नोड्स और इंटरनोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स कहाँ एब्सेंट होते हैं। इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस चार्ट से, इस जो है कि पीपीटी से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ स्टेम। यहाँ पे हमको स्टेम के डिफरेंट फॉर्म के टाइप्स पढ़ने हैं, मतलब कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं प्लांट के स्टेम के, उसके टाइप्स पढ़ने हैं कि कितने अलग अलग फॉर्म में हमको स्टेम देखने को मिलता है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला तरीका जो पढ़ेंगे वो बहुत, मैंने आपको जो पढ़ाया था ट्रीज के फॉर्म्स उससे मिलते जुलते हैं। जहाँ पे हमने पढ़ा था डिकरेंट पढ़ा था, हमने जो है पाम शेप पढ़ा था, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास अपराइट स्टॉट स्टेम है, अपराइट स्टॉट स्टेम। इसमें क्या होता है कि पहला जो तरीका है, ये जो स्टेम होते हैं ये एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आपके पास जो है फेबल और वीक स्टेम्स। फर्स्ट क्या था, अपराइट एंड स्टॉट स्टेम, दूसरा क्या है फेबल और वीक स्टेम। पहला क्या था, स्ट्रॉन्ग अपराइट स्टेम था, दूसरा क्या है, वीक स्टेम है। तीसरा आपके पास दो ही तरीके आपके पास हैं, जिसमें से हमने ये दो तरीके देखने हैं। तो जो अपराइट एंड स्टॉट स्टेम है, यहाँ पे आपको वो वाले स्टेम देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, उनको खड़े होने के लिए किसी भी बेस या किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे स्टेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। पहला फॉर्म है कि आपको वो जो है क्रिसमस ट्री वाला ट्री देखने को मिलेगा कि नीचे की जो बेस होती है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको जो है यहाँ पे ऊपर जो है पॉइंटेड एरिया देखने को मिलेगा। जैसे आपने जो है कि पाइनस वगैरह देखा है, जैसे आपने जो है क्रिसमस ट्री वगैरह देखा है, वैसे ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में आपके पास आता है पाम ट्री। जैसे जो आपके पाम के गार्डन वगैरह में पाम्स लगे होते हैं, वैसे ट्री आपको देखने को मिलेंगे कि एक स्टेम होगी और स्टेम के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे लीफ इस तरीके से अरेंज होगी, इसे हम लोग कहते हैं पाम ट्री। और ये जो है स्पेस इस तरीके से लीफ यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये हो गया पाम ट्री, पाम ट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो है कि जैसे आपका बनियान ट्री हो गया, जैसे आपका मैंगो का ट्री होगा, वो सारे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं डिकरेंट ट्री, जिसे आप कहते हैं डिकरेंट ट्री। तो ये सारे ट्रीज ऐसे ट्रीज होते हैं, या ये सारे स्टेम जो होते हैं वो ऐसे स्टेम होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट खड़ा होने के लिए, इरेक्ट होने के लिए किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं अपराइट स्टॉट स्टेम। लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में आपके पास जो वीट वगैरह होती है, जहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स काफी क्लियरली विजिबल्स होते हैं और जो इंटरनोड वाला एरिया होता है वो हॉलो होता है, जबकि जो नोड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो है कि सॉलिड होता है। और यहाँ पे जो है कि आपको वीट के बारे में देखना है। इस तरीके से वीट की लीफ किस तरीके से ड्रॉ होती है, आई डोंट नो, इस तरीके से पैरेलल वेनेशंस की उसमें लीफ अरेंज होती है, तो ये वीट वाला हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका पाइनस, यहाँ पे हो गया आपका पाम ट्री, यहाँ पे मान लो मैंगो ट्री, और यहाँ पे हो गया आपके ग्रामिनेशी फैमिली के जो ट्री यूज होते हैं। तो ये सारे जो ट्री होते हैं ये अपराइट स्टॉट स्टेम कहलाते हैं, इसमें किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पे जो हमारा फेबल या वीक स्टेम वाला जो प्लांट है, यहाँ पे प्लांट विच कैन नॉट रिमेन स्ट्रेट बिकॉज ऑफ दियर वीक स्टेम। जैसे कुछ ऐसे लताएं आप देखते हैं, जैसे आप जो है कि
जो है कि करेला वगैरह देख सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह देख सकते हैं। तो इसको क्या होता है, स्ट्रेट करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ऐसा स्टेम होते हैं इनके पास इतनी स्टेबिलिटी या इतना जो है स्ट्रॉन्गनेस, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता कि ये सीधे खड़े हो पाएँ। इनको स्ट्रेट होने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे स्टेम को कहते हैं फेबल और वीक स्टेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट स्टेम की बात करते हैं। सबसे उसमें जो पहला तरीका है वो है एक्सकरेंट या कोनिकल। वही मैंने आपको जब हमने रूट पढ़ा था तो हमने जो तरीका पढ़ा था, जब हमने ट्रीज के डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे तो वहां पे हमने जो तरीका पढ़ा था सिर्फ बिल्कुल वही तरीका यहाँ पे है। कोनिकल में क्या होता है, दीज आर कोनिकल इन शेप हैविंग बेसल थिकर पोर्शन एंड ग्रेजुअली थिनर और टैपरिंग पोर्शन एबव। ये एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होते हैं। दो पेटल होते हैं, एक होता है एक्रोपेटल, दूसरा होता है बेसोपेटल। एक्रोपेटल होता है इस तरीके से ए शेप का, आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि नीचे जो है वो बेसल और थिकर पार्ट होता है, नीचे क्या होता है, थिकर पार्ट होता है, और ऊपर जो होता है वो थिनर पार्ट होता है। ऊपर जो होता है वो थिनर पार्ट होता है। तो नीचे थिकर पार्ट होता है, ऊपर थिनर पार्ट होता है। ऐसे जो प्लांट, ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट। जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा पढ़ेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमेशा एक्रोपेटल मैनर का होता है क्योंकि ये ए शेप इस तरीके से ड्रॉ करके आप एक्रोपेटल मैनर बना सकते हैं। बेसिपेटल में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऊपर की जो चीजें होती हैं वो ब्रॉडर होती है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे आपको न्यूअर, मतलब कि ये ओल्डर रीजन होता है, ये ओल्डर पार्ट होता है और ये न्यूअर पार्ट होता है। यहाँ पे जो नई ग्रोथ होती है वो नीचे के साइड में होती है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे बेसिपेटल कहते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे कोनिकल शेप है वो हमारा एक्रोपेटल अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो बेसल रीजन होता है वो थिकर होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे थिनर रीजन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला जैसे कि हमने इसको पहले से भी पढ़ रखा है तो फटाफट बस एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट में है हमारा कॉडेक्स पाम लाइक या कॉलुमिनर जो स्टेम होते हैं। उसमें क्या है, दीज हैव अनब्रांच स्टेम हैविंग क्राउन ऑफ लीफ एट एपेक्स। जैसे कि पपाया वगैरह भी आप एक तरीके से ले सकते हैं। जो भी पाम वैरायटी के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे नारियल वगैरह का प्लांट है, ताड़ वगैरह का प्लांट है, तो कंप्लीट जो स्टेम होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और उसके ऊपर जो है इस तरीके से क्राउन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साइकस भी इसका ही एक एग्जाम्पल है जो कि काउडेक्स या पाम जो है ट्रीज को या पाम स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट में क्या है, जो है कि डिकरेंट या डेलिक्वेशेंट जो प्लांट्स होते हैं ये आपका नॉर्मल मैंगो, बनाना नहीं, बनियान या फाइकस, मतलब कि जो पीपल वगैरह का प्लांट होता है वैसे प्लांट होते हैं। इसकी क्या होते हैं कि एपिकल जो टिप होती है वो रस्टिक जाती है और लेटरल की ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, वाइग्रसली ग्रो करती हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इसे कहते हैं डिकरेंट। लास्ट में क्या है, क्लम्स है। क्लम्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं ये इसमें जो है मेनली ग्रासेस को रखा गया है। इसमें क्या होता है कि नोट्स और इंटरनोट्स में से जो इंटरनोट्स वाला पार्ट होता है वो हॉलो होता है, वहीं पे जो नोट्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्लम्स और ग्रास फैमिली में ये हमको देखने को मिलता है। अब लास्ट में हमारा आता है फेबल और वीक स्टेम। ये आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो जो चारों तरीके थे वो हमने एक बार इसी मॉर्फोलॉजी वाले सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको एक बार मैंने पढ़ा चुका है, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पे। अब हम लोग फेबल और वीक स्टेम को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दिया है प्लांट विच कैन नॉट रिमेन स्ट्रेट बिकॉज ऑफ दियर वीक स्टेम। ऐसे प्लांट जो कि अपने वीक स्टेम की वजह से वो स्ट्रेट नहीं हो पाते, ऐसे प्लांट को कहते हैं फेबल और वीक स्टेम। ठीक है, दिया क्या है, कुछ टाइप्स दिए गए हैं। पहला दिया है क्रीपर्स, पहला जो तरीका है वो है क्रीपर्स, दूसरा जो है ट्रेलर्स और तीसरा क्या है क्लाइंबर्स, और जो है कि क्लाइंबर्स और लास्ट में आपका लायंस, वो अलग नेक्स्ट पेज पे है। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। क्रीपर्स का मतलब क्या समझ ऐसा होता है ना कि ये क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रेंग के चलने वाले जीव हैं। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, दैट प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड हैविंग रूट एट द नोड्स। ऐसे जो प्लांट होते हैं ये जमीन पे क्रीप करते हैं, जमीन पे रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं और इनके नोड्स पे क्या होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ग्रासेस, जैसे आप दूब घास वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका जो मान लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जो ग्रासेस ग्रो हो रही है, मान लो इस तरीके से जो ग्रासेस ग्रो हो रही हैं, इस ग्रासेस की जो नोट्स होती हैं वहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इस ग्रासेस की जो नोट्स होती है वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये आगे ग्रो करती है। मतलब कि अगर आपको इस घास को साफ करना है तो आपको हर नोट्स पे, हर जो नोट से जो रूट्स निकले होंगे उनको अपरूटेड करना पड़ेगा, तब आप जाके उस एरिया से उस घास को निकाल सकते हैं। मतलब कि एक लीफ के बाद जहाँ पे जैसे मान लो कि नोट्स और इंटर नोट्स इस तरीके से हैं,
मान लो कि हमारे पास जो ग्रासेस हैं उसके पास ये इस तरीके का उसका स्टेम है और इसमें इस तरीके से नोड्स और इंटरनोड्स डिवाइडेड है, इस तरीके से नोड्स और इंटरनोड डिवाइडेड है। अब क्या होगा कि हर नोड से उसके पास क्या निकलेंगी, हर नोड से उसके पास निकलेंगी लीफ, इस तरीके से मान लो लीफ निकल गई, इस तरीके से लीफ निकल गई और हर नोड से उसके पास रूट्स भी निकलेंगी, हर नोड से उसके पास क्या निकलेंगी, रूट्स भी निकलेंगी। तो ये जो रूट्स होते हैं, ये जो मान लो रूट्स होते हैं, ये ज़मीन के अंदर जाते हो और प्लांट को एक क्रीपिंग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो प्लांट पहले यहाँ था वो ग्रोथ करते करते अब यहाँ पहुँच चुका है, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं क्रीपर्स। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, कोई भी दूब घास या कोई भी ऐसी घास जैसे लॉन वगैरह में जो घासेस होती हैं, वो क्या होती है कि एक एक घास, एक एक जो नोड्स होता है वो ज़मीन में जाता है, वहाँ से जो रूट होते हैं वहाँ से डेवलप होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं क्रीपर्स और इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्रासेस। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रेलर्स। ट्रेलर्स क्या होता है, ये जो है ये प्लांट प्रोस्टेसली ग्रो करते हैं, सेपरेट जो है कि स्प्रेड ओवर द फील्ड, रूट आर नॉट फ्रॉम बाय रूट्स। ये क्या होते हैं, ट्रेलर्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जो कि सॉइल के सरफेस पे या कहीं पे भी सरफेस पे ग्रो करते हैं, लेकिन इनके नोड से जो है इनके नोड से रूट का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस क्या है क्रीपर्स और जो ट्रेलर्स में, कि यहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता एट द नोड्स, और इसका एग्जांपल क्या है, बोहरविया। तो ऐसे जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं कोई प्लांट लगा दो, उसकी लगती है कि पूरी झाड़ी उसी के ज़मीन के ऊपर पूरी झाड़ी हो चुकी है, पूरा जमीन सरफेस कवर हो चुका है, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट होता है, उसका रूट जो होता है वो कहीं एक ही जगह होता है, उसमें जल्दी नोड से रूट्स नहीं बनते, तो ऐसे प्लांट्स ट्रेलर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट में है क्लाइंबर्स, एनी प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट मॉडिफाइड एंड स्पेशल स्ट्रक्चर विच हेल्प टू प्लांट टू क्लाइंब। मतलब कि क्लाइंबर्स में क्या होता है ना कि ये मंकी बहुत तेज क्लाइंब कर रहा है, मतलब मंकी में क्लाइंबर्स की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, तो क्लाइंबर्स का मतलब वो क्या होता है, किसी के ऊपर चढ़ना या किसी के ऊपर क्लाइंब करना। तो क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मान लो किस तरीके से टेंड्रिल बन जाते हैं, इस तरीके से मान लो टेंड्रिल बन गया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे तोरई वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे जो सब्जियां इस तरीके की होती हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर गोला गोला सा देखने को मिलता है, जो जैसे कि खेती अगर होती है तो उसका क्या कहते हैं, झमड़ा बन जाता है, या फिर उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं रस्सी से या बैम्बू वगैरह से। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर वो सिर्फ फंस के उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और पूरे उसके सरफेस पे ग्रो हो जाती हैं। छत वगैरह पे भी जैसे कोई चीज़ें चढ़ाई जाती है, या किसी पेड़ वगैरह पे कोई डेकोरेटिव जो है लताएँ चढ़ाई जाती हैं, तो वो इसी तरीके का क्लाइंबर्स के स्पेसिफिक जो आर्गन होते हैं, जो मॉडिफाइड आर्गन होते हैं, उसका यूज़ करके प्लांट के ऊपर हिस्से तक चढ़ते हैं, तो ऐसे प्लांट क्लाइंबर कहलाते हैं। जैसे कुस्कुटा और पोथोस। पोथोस क्या है, आपके मनी प्लांट को बॉटनिकल लैंग्वेज में पोथोस कहते हैं। किसको, मनी प्लांट को, मनी प्लांट को क्या कहते हैं, पोथोस कहते हैं। कुस्कुटा क्या है, इसे हम अमरबेल कहते हैं, कुस्कुटा को हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, अमरबेल में जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होती है। फोटोसिंथेटिक ना होने की वजह से ये हल्की पीले रंग की आपको देखने को मिलेगी और पतली पतली धागे जैसे इसके स्टेम होते हैं। इसमें कोई लीफ वगैरह नहीं प्रेजेंट, क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेम होते हैं ये जो है कि किसी की भी सहायता से कहीं ऊपर एरिया पे क्लाइंब कर सकते हैं और वहाँ से जो है कि अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, होस्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं। तो ऐसा जो तरीका होता है इसे कहते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट में हमारे पास जो चीज़ें प्रेजेंट है, नेक्स्ट में हमारे पास जो चौथा जो है वीक स्टेम वाला जो एग्जांपल है वो है लायंस। लायंस क्या होते हैं, जैसे कि कभी कभी जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक ओवरव्यू ऊपर से लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इतने सारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर हम ट्राई करें ड्रॉ करना, मान लो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऐसे छोटे प्लांट्स हैं, फिर यहाँ पे मान लो बड़े प्लांट्स हैं, फिर छोटे प्लांट्स हैं, फिर इसमें से छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ऐस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऐसे क्रीपिंग वाले ऑर्गेनिज्म, जो पतले पतले वीबल सिस्टम वाले होते हैं या जो सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं मिलता। तो लायंस एक प्रकार का ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें कि क्या करते हैं, लॉन्ग वुडी प्लांट्स पे ऐसे ऐसे सर्कल घूमते हुए ऊपर वाले हिस्से तक पहुँच जाते हैं और जो है कि वहाँ पे जाके फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं कि
वुडी प्लांट से जो है वुडी प्लांट पे क्लाइंब करते हैं और इनके हैंग टॉप पे जो है हैंग करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स वाली मूवी वगैरह देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि मोटी मोटी लताएं जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे पकड़ के वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि वो जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी प्लांट्स और प्लांट्स के बीच में ऐसे रस्सी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे वो डाके इस प्लांट से उस प्लांट पे जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार का लाइन सी होता है, तो वो जमीन के लेवल से उठते हैं, उनके रूट्स तो मतलब कि जमीन पे होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से सर्कल कर करके प्लांट के ऊपर वाले हिस्से तक जाते हैं, ताकि उनको वहाँ से फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मिल पाए और उनकी जो एक चेन बन जाती है या उनकी जो एक नेटवर्क बन जाती है, उसकी वजह से वो जंगल और भी घना और भी कॉम्प्लेक्स देखने को लगता है। तो वो है लायंस। तो उनके भी स्टेम काफ़ी वेबल्स और काफ़ी वीक होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब स्टेम के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। हमने देखा कि कुछ के जो है अपराइट स्टेम्स होते हैं और कुछ जो है वीक स्टेम होते हैं। अपराइट स्टेम में हमने 4 तरीके देखे, जो कि हमने पहले भी प्लांट के जब फॉर्म्स पढ़े थे वहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा क्लाइंबर्स के बारे में, क्लाइंबर्स को पढ़ा, क्रीपर्स पढ़ा, उसके बाद क्लाइंबर्स पढ़ा, क्रीपर्स पढ़ा, और हमने क्या लायंस पढ़ा। लायंस के साथ साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो है ट्रेलर्स पढ़ा। अब हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। जैसे हमने देखा था रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में, उसी तरीके से हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक जो हमारा फंक्शन होता है उसे छोड़ के कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस क्या है? मॉडिफिकेशन पढ़ने के पहले हमको एक और टॉपिक पढ़ना चाहिए था, फंक्शन ऑफ स्टेम। मैं उसी को देख रही हूँ कि वो स्लाइड कहाँ पे है। सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है मॉडिफिकेशन पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमको पहले पता तो होना चाहिए कि स्टेम का मेन काम क्या है, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे कि इसने ये काम मॉडिफिकेशंस के फॉर्म में किया है या फिर ये इसका एक्चुअल काम है। तो स्टेम क्या है? जनरली द स्टेम is aerial strong which is hold the plant upright। स्टेम क्या होता है? जनरली वो एरियल स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो कि प्लांट को अपराइट या सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है। उसके बाद दिया है इट बियर्स ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होता है इस पर क्या क्या लगी होती हैं? ब्रांचेस लगी होती हैं, लीफ लगी होती है, फ्लावर लगे होते हैं और फ्रूट्स लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है, स्टेम इन सारी चीज़ों को बियर किए होता है। इट ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम। ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्टेम, मतलब कि जो रूट है, मान लो कि हमारे पास इस तरीके से एक प्लांट है, इस तरीके से हमारे पास एक प्लांट है और इसके पास क्या है? रूट्स प्रेजेंट है। तो रूट्स ने जो भी वाटर को या जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। क्योंकि रूट का तो यहीं पे काम खत्म, रूट का जो एरिया होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके आगे का जो काम है, आगे का जो ट्रांसपोर्ट का तरीका है, वो कौन करता है? वो करता है स्टेम। दूसरी बात क्या है? सुगर सिंथेसिस इन लीफ आर ट्रांसपोर्टेड टू द रूट बाय द स्टेम। जो सुगर सिंथेसिस होता है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उसका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? उसका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो स्टेम करता है रूट तक। क्योंकि आपको पता है कि किसके द्वारा करता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर जो एब्जॉर्ब होता है उसको कहाँ तक पहुँचाता है? उसे जो है कि स्टेम के डिफरेंट पार्ट तक, मतलब कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है। लेकिन रूट का तो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, उसके बाद जाइलम कहाँ ग्रो करता है? जाइलम ग्रो करता है ना स्टेम। स्टेम ही तो एक जाइलम को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब जाइलम का जो अरेंजमेंट है वो स्टेम के अंदर है। मतलब कि चीज़ें जो वाटर है वो स्टेम के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाने के लिए भी स्टेम रिस्पॉन्सिबल है। और जो फूड बन रहा है स्टेम में या जो फूड बन रहा है लीफ में, उसे भी रूट तक तो पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि रूट को भी खाना चाहिए। तो वहां तक पहुंचाने के लिए जो फ्लोएम होता है वो भी तो स्टेम का पार्ट है। तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस अपर पार्ट में लीफ में होता है, उसे रूट तक पहुंचाने का भी फंक्शन कौन करता है? स्टेम करता है। नेक्स्ट में क्या है? स्टेम आइदर एरियल और अंडरग्राउंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। समटाइम द स्टेम ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। Sometimes stem either aerial और underground perform the function of the storage। कभी कभी क्या होता है, ये मॉडिफिकेशंस की बात करें, मेन फंक्शंस की बात अभी तक यहीं पे थी, लेकिन स्टेम कभी कभी क्या करता है? मॉडिफाइड हो जाता है। किसमें? जो है कि अंडरग्राउंड फॉर्म या उसका जो एरियल फॉर्म होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, फंक्शन करता है स्टोरेज की तरह। मतलब कि स्टोरेज ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। जो भी एक्सेस फूड वगैरह होता है उसे स्टोर कर लेता है। समटाइम द स्टेम ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कभी कभी जो है स्टेम से ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब कायिक प्रवर्धन या कायिक
जनन की प्रोसेस की जाती है। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जैसे हम लोग कह रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है कि क्या है कि सम टाइम द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्टोरेज, सिंथेसिस, वेजिटेटिव, प्रोपागेशन एंड पेरिनेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि सम टाइम जो स्टेम है वो मॉडिफाइड करके कौन कौन सा काम करता है। सम टाइम द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्टोरेज। कौन कौन सा फंक्शन? स्टोरेज का, सिंथेसिस जो है कि स्टोरेज करने का, कभी कभी वो सिंथेसिस भी करता है, मतलब कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं स्टेम के वो भी फोटोसिंथेटिक करते हैं, तो सिंथेसिस का काम करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का काम करता है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने स्टेम को कट करके, गुलाब के स्टेम को कट करके कहीं और लगा दिया तो वो नया प्लांट बन गया, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी एक तरीका है। पेरिनेशन मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेम जो है बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन में पेरिनेशन का भी काम करते हैं, तो ये भी इस प्रकार का एक मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन जो आप स्टेम के हैं उसे हम लोग 3 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेम का, मान लो ये हमारे पास स्टेम है, इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब ये स्टेम जो है जो अंडरग्राउंड पार्ट है, इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, सब एरियल पार्ट्स में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, और जो कंप्लीट एरियल पार्ट्स होता है उसमें कौन कौन सा मॉडिफिकेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग 3 तरीके पढ़ेंगे। कौन कौन सा? अंडरग्राउंड मतलब स्टेम जो अंडरग्राउंड मतलब कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है। जो सब एरियल मॉडिफिकेशंस है, मतलब कि जैसे ही हम लोग जमीन से बाहर निकलते हैं, जो हमारा स्टेम है जमीन के बाहर निकलता है, वहाँ पे कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब वो पार्ट जो कि एयर में प्रेजेंट होता है वहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का मतलब समझ लीजिए कि ये वो मॉडिफिकेशन है स्टेम के जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे। पहला इसका एग्जांपल, पहला इसका जो टॉपिक है या पहला इसका जो पॉइंट है वो है ट्यूबर्स। ट्यूबर से क्या दिमाग में आता है? ट्यूबर से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो क्या है? ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसे? हेंस प्रूफ। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, या फिर आप हमसे कहते हैं कि पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो अगर मैं कहती हूँ कि प्रूफ करिए कि क्या ये पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है या नहीं है, प्रूफ करिए इसको, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि स्टेम या रूट के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो क्या वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम है या रूट्स है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने देखा, जैसे मान लो कि आपको जो है कि आपको किसी एरिया में जाना है या फिर किसी पर्सन से मिलने जाना है, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये पर्सन ऐसा दिखता है, या फिर ये इस कलर का ड्रेस पहन के आएगा, उसके हाथ में ये चीज़ें होंगी, वो इस एरिया में आपको इस तरीके से मिलेगा। तो वो सारे कैरेक्टर देख के आपको पता चलता है कि ये वो इंसान है या नहीं है। तो उसी तरीके से पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, जो हमारा ब्रिंजल है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश, जो भी है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट जो है वो क्या है, वो स्टेम है या वो रूट है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो भी जो है कि बिलो द रूट्स, बिलो द ग्राउंड लेवल होता है, जो भी चीज़ बिलो द ग्राउंड लेवल था उसे हम लोग कह रहे थे कि जो सूट सिस्टम है वो जो रूट सिस्टम है वो बिलो द ग्राउंड लेवल होता है। रूट सिस्टम जो होता है बिलो द ग्राउंड लेवल होता है, और जो सूट सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो होता है एबव द ग्राउंड सिस्टम, एबव द ग्राउंड लेवल। एबव द ग्राउंड लेवल। तो सूट सिस्टम क्या है? जमीन के ऊपर। रूट सिस्टम क्या है? जमीन के नीचे। बात समझ में आ गई? तो ट्यूबर हो चाहे राइजोम हो, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ट्यूबर्स जो है वो सूट है या स्टेम, मतलब कि रूट है या स्टेम है। तो ट्यूबर्स का एक बार फिगर देखते हैं, उसके बाद चीज़ें हमको समझ में आएंगी। ट्यूबर्स मतलब पोटैटो का ट्यूबर देखते हैं। ट्यूबर अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ जो देख रहे हैं ये पोटैटो का ट्यूबर देख रहे हैं। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से थोड़ा सा भी रिलेटेड है तो आपको ये फिगर देख के समझ में आएगा कि ये आलू जो है बिल्कुल रेडी है किसके लिए,
कल्टीवेशंस के लिए, मतलब बीज के लिए हम इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है कभी आप लोगों के घर पे कभी आलू की खेती हुई है तो आलू को क्या करते हैं, ला के घर पे रखा जाता है, चाहे वो स्टोर से ला के रखा जाए या फिर मंडी से ला के रखा जाए, कहीं से भी उसको कुछ टाइम तक ऐसे खोल के रखते हैं। जब उनमें इस तरीके की आँखाएँ निकल जाती है, इस तरीके की उसमें जो है कि इस तरीके के उसमें जो है बर्ड्स बन जाते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसके बाद उसको बोया जाता है, मतलब कि ज़मीन के अंदर लगाया जाता है। तो ये क्या है, ये एक ट्यूबर है जो कि आलू का है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास स्टेम है या रूट है। हाउ डू यू प्रूव दैट इट इज़ अ स्टेम और रूट, इट इज स्टेम और रूट। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको स्टेम और रूट वाले कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, जिसके साथ ये कैरेक्टर्स मैच करेगा, हम समझ जाएंगे कि ये वो वाला हिस्सा है। हमने देखा था कि जो रूट होते हैं, हमने क्या देखा था कि जो रूट होते हैं उनके पास कोई भी बर्ड्स, कोई भी लीफ या कोई भी नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट नहीं होते। नोट्स एंड इंटरनोट्स क्या होते हैं, इंटरनोट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या देखा था हमने कि वहाँ पे जो बर्ड होती है, जो लीफ होती है, जो नोट्स होते हैं, जो इंटरनोट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। वहीं पे इन केस ऑफ स्टेम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वहाँ पे बर्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे लीफ भी होती है, वहाँ पे नोट्स भी होते हैं, वहाँ पे इंटरनोट्स भी होते हैं। तो क्या आपको इस ट्यूबर में बर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे ये बर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसे आँखाएँ कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो है आलू में आँखा आ चुकी है, अब इसको बो देना चाहिए। और अगर आपको नहीं बोना है, आलू की खेती नहीं करनी है, फिर भी जैसे आप लोग को अगर खाने के लिए आलू को रखना है तो आपके आलू में जब ऐसी आँखाएँ निकले तो उसे तोड़ देना चाहिए। जब आपको उसको कल्टिवेट नहीं करना है तो आपके आलू में जब ऐसी आँखाएँ निकलनी चाहे तो उसे तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो ट्यूबर है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, इस ट्यूबर में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा कि अगर ये आँखाएं ग्रोथ करेंगी तो इसी पोटैटो का जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसी को यूज करके इसमें ग्रोथ होगी। इसका मतलब कि आपका आलू जो है अब उतना ज़्यादा इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा जितना पहले था, क्योंकि इसने उसके कुछ हिस्से को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर आप कभी कभी देखेंगे तो यहाँ पे खुद से ही ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर भी बनने लगते हैं। अगर आप बहुत टाइम तक इस तरीके के ट्यूबर्स को, इस तरीके की आँखा सहित आलू को घर में रखेंगे तो उनको प्रॉपर मॉइस्चर बस मिलना चाहिए। तो इसको तोड़ देना चाहिए अगर आप घर में खाने के लिए आलू रखें तो, वरना आपका आलू जो है बिल्कुल पिचक जाएगा और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बस ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जिस यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूबर प्रेजेंट है इसके पास आँखाएँ हैं, मतलब बर्ड्स का फॉर्मेशन ये कर रहा है। इसका मतलब कि ये रूट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रूट नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्टेम। तो ट्यूबर्स क्या है, पोटैटो को हमने ट्यूबर्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास ट्यूबर है और ट्यूबर क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज करते हैं। ये फूड स्टोरेज का एक तरीका है, फूड स्टोर करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बर्ड, इट इज प्रूव दैट इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये तो मॉडिफिकेशन हो गया स्टेम का। मेन स्टेम का क्या काम था, फोटोसिंथेसिस करना काम था, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना काम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ट्यूबर्स है, क्योंकि ये जो है कि मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि इनके पास आँखाएँ प्रेजेंट होती, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये ट्यूबर्स हैं। जब भी आप आलू देखते हो, जैसे मान लो ये आलू है, तो आपको कभी इस पर छोटी छोटी ऐसे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्या? कभी नहीं देखने को मिलता। लेकिन वहीं पर अगर आप कैरेट देखते हो, ये हमारा हो गया कैरेट, अगर इस तरीके से
कॉलेज स्कूल टाइम में जब सर बोल रहे थे कि वेजिटेबल्स बनाना सीख लोगे, तो अगर सीख लिया होता तो आज ये सारे ऐसे ऐसे कैरेट्स नहीं बनाने पड़ते। तो अगर मान लो ये कैरेट है, तो ये कैरेट जो है इसमें क्या होते हैं कि आप देखेंगे ध्यान से कि इसे छोटे छोटे क्या होंगे, आपको लेटरल रूट्स देखने को मिलते हैं। तो उस कैरेट को प्रॉपर छिल के तब सब लोग खाते हैं, सैलड में यूज़ करते हैं। लेकिन आलू में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, मतलब ये रूट नहीं है, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। दूसरा जो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो है राइजोम। राइजोम क्या है, ये भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जिंजर ले सकते हैं या टर्मरिक ले सकते हैं, जिंजर या टर्मरिक। तो जिंजर हो या टर्मरिक हो, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड जो है राइजोम्स है। अंडरग्राउंड राइजोम्स कैसे हैं, इसका भी हम लोग फिगर ऐड किए हैं, उससे के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। तो ये फिगर है किसका, जिंजर का। जिंजर में आपको क्या देखने को मिलता है, जिंजर को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरीके से पतली पतली यहाँ पे पट्टियाँ देखने को मिलती हैं। हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं, फर्स्ट कलर इज बेस्ट विजिबल। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पतली पट्टियाँ देखने को मिलती हैं, ऐसे देखिए। और आप देखते हैं कि अगर आप अदरक कुछ दिन तक रख देते हैं या किसी सीजन में क्या होता है कि यहाँ से कहीं से ऐसा लगता है कि छोटी आँखें निकल रही हैं, ऐसा छोटा क्या होता है, आँखें निकलती हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जिंजर था और यहाँ से एक नई आँखा निकल के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं बड्स। और आपको पहले से पता है कि बड्स किसका फीचर्स है, बड्स आर स्पेशलिस्ट। बड किसका फीचर है, बड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम, बड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। और दूसरी बात, इसके पास तो एक और चीज प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, जो कि क्लियरली विजिबल होते हैं। ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको अदरक के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर आज तक नहीं देखा है तो आज जाके देखिएगा कि अदरक का जो फिगर होता है उसमें इस तरीके से ये हमारे पास जो अदरक प्रेजेंट है, ये हमारे पास जो अदरक प्रेजेंट है, इसमें देखिए इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इसमें नोट्स और इंटरनोट्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके से इसमें नोट्स और इंटरनोट्स देखने को मिलते हैं। और इस पे एक और कैरेक्टर्स होता है कि इसमें जो है कि एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो रूट्स होते हैं ये ट्रू रूट्स ना हो के एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन होता है इसे कहते हैं राइजोम। टर्मरिक भी राइजोम का ही एग्जाम्पल है, और जो है आपका जो है कि टर्निप भी एक प्रकार, टर्मरिक और जो है कि गार्लिक, नहीं इसको क्या कहते हैं, अदरक भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है किसका, स्लाइड पे आते हैं, राइजोम का। तो अदरक हो गया या हल्दी हो गई, ये सारे क्या है, राइजोम के एग्जाम्पल। आप लिख सकते हैं कि राइजोम इज अ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर फूड एंड इट इज प्रूव दैट इट इज अ राइजोम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोट्स और इंटरनोट्स एंड बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द राइजोम। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड्स में अपने चीज़ों को फॉर्म कर लेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा जो है कि अंडरग्राउंड स्टेम है और कैसे किस तरीके से वो उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है कॉर्म। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, वो है कॉर्म। तो कॉर्म में क्या है, ये भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्म भी एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्म में क्या होता है कि ये बहुत ही इनकी जो मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल होती है वो एक अंडरग्राउंड जो कह सकते हैं कि वो एक वर्टिकल, जो आपका राइजोम होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होता है। वहीं पे कॉर्म जो होता है ये वर्टिकल, ये क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होता है। वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ होती है और इसकी जो ब्रेड्थ होती है, मतलब कि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है, इसका डायामीटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू
एज कम्पेयर टू इसके लेंथ के, लेंथ से ज़्यादा इसका डायामीटर होता है। आपने सैफरॉन की जो बर्ड्स होते होंगे उसको अगर गूगल करके कभी देखा होगा, सैफरॉन मतलब केसर, केसर का क्या होता है कि लाइफ टाइम ये जो केसर होता है, मतलब मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है ये अपने जो है कॉर्न के फॉर्म में ही रहता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब कश्मीर वगैरह में ठंडी थोड़ी कम होती है, तब ये सैफरॉन जो है बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेम बनाते हैं और उस स्टेम से उस पर फ्लावर्स बनते हैं और उसके जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सैफरॉन या फिर एज अ केसर। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल है बल्ब का। बल्ब क्या है, बल्ब आप याद रख सकते हैं ओनियन और गार्लिक। बल्ब ऐसे ओनियन को अगर काट के देखते हैं तो बल्ब जैसा ही तो दिखता है, और इसमें क्या होता है कि इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है। इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है, हाईली रिड्यूस स्टेम होता है। हाईली रिड्यूस स्टेम होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो स्टेम है वो क्या होता है, डिस्क शेप होता है। इनका जो स्टेम है वो डिस्क शेप होता है, मतलब डिस्क लाइक देखने को मिलता है। जब आप कभी प्याज काटते होंगे तो आप देखे होंगे कि इस तरीके के नीचे एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से इस तरीके से रूट्स निकली होती हैं। तो ये क्या है, ये इसका है रूट, ये इसका है रूट, और ये जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर है ये है इसका स्टेम, और ये है इसका क्या, लीफ। ये है इसका क्या, लीफ। लीफ कैसे है, जैसे कि आप प्याज काटते हैं तो अगर आपने कभी चिली वगैरह बनाया होगा या कभी ऐसी कोई डिश बनाई होगी जिसमें क्या होता है कि एक एक पंखुड़ी को काट काट के अलग कर दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि हर हिस्सा अलग हो सकता है आराम से। तो ये क्या होते हैं, एक के ऊपर एक लीफ का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि फूड स्टोर जाता है। इसमें जो है लीफ क्या करते हैं, फूड स्टोर कर लेते हैं। लीफ क्या करती हैं, फूड स्टोर कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैसी हो जाती है। फूड स्टोर कर लेती हैं और इसकी वजह से ये फ्लैसी हो जाती है और ये एडिबल पार्ट्स को बनाती हैं। तो बल्ब क्या है, ये ओनियन और गार्लिक बल्ब का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है कि लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, जो स्टेम होता है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है और डिस्क से स्ट्रक्चर बनाता है। रूट्स जो है उस डिस्क के स्ट्रक्चर के नीचे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसमें फूड स्टोर जाता है जिसकी वजह से फ्लैसी हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऊपर की जो कुछ पत्तियाँ होती है, जैसे आप जो लहसुन का छिलका या प्याज का छिलका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका। तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक प्रकार की पत्तियाँ होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मॉडिफिकेशन है किस पार्ट के, जो मॉडिफिकेशन हमारे एरियल पार्ट्स के होते हैं या जो मॉडिफिकेशन हमारे सब एरियल पार्ट्स के होते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मुझे ये बिलीव है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपने जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।